साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये बीपीएससी की एग्ज़ाम जब तक ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक ये साइंस की क्लास चलेगी और 1 बाय 1 करके आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की ही क्लास आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रेनिन का स्राव कहाँ से होता है। तो जो रेनिन का स्राव है ये आपके अमाशय से होता है। अमाशय में ये पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन एक प्रो एंजाइम है, प्रोरेनिन एक प्रो एंजाइम है और ये जो प्रोरेनिन है ये टूट करके ये जो है रेनिन में कन्वर्ट होता है और रेनिन जो है दूध पर रिएक्शन करता है और दूध को फाड़ देता है, फाड़ करके उसमें से प्रोटीन को अलग कर लेता है। ये इसका काम है। अब प्रोटीन को पचाने का काम जो है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक है। अब प्रोटीन को पचाने का काम लग जाता है किसका, तो ग्रहणी में पाया जाता है ये ट्रिप्सिन और एमाइलेज। कहाँ पाया जाता है, ग्रहणी में। ये ग्रहणी में पाया जाता है ट्रिप्सिन और एमाइलेज। ठीक है, ये प्रोटीन को पचाना फिर शुरू कर देता है। ठीक है, इस ग्रहणी में बोले तो 3 प्रकार के मुख्यतः एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन, एमाइलोक्सिन और स्टेप्सिन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारियों की जो लार होती है उस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है टाइलिन नाम का एंजाइम। जो हमारा मुंह है, मुंह में जो लार बनता है उस लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है और ये टाइलिन एंजाइम रिएक्शन करता है मंड के ऊपर और ठीक है, मंड के ऊपर रिएक्शन करके उसको बदल देता है शर्करा में। किसमें, शर्करा में बदल देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथे की तरफ। चौथा कह रहा है कि आहार नाल की पेशी संकुचन को क्या कहते हैं। तो आहार नाल की पेशी संकुचन को हम कहते हैं क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन एक जो होती है गति होती है जो हमारे स्टमक में लगातार होती रहती है। क्या होती है, गति होती है जो हमारे स्टमक में लगातार होती रहती है। जैसे थ्रेसर के नीचे वाला पार्ट देखे होंगे, जिससे गेहूं जब झरता है तो लगातार वो चलता रहता है, उसी तरह पेट में हमारे एक मशीन की ये लगातार चलता रहता है और जो भोजन है हमारा वो पिसता रहता है उसमें। ठीक है, पीस करके बिल्कुल ले ही हो जाता है। जिसको अधपचा होता है, पूरी तरह से नहीं पचता है तो उसको हम काइम बोल देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमाइलेज एंजाइम जो है किस पर क्रिया करता है। तो एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है और कार्बोहाइड्रेट का अधिकतर जो पाचन है हमारा वो मुख में हमारे यानी माउथ में हमारे हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए लसिका में आरबीसी का अभाव होता है। ठीक है, लसिका में आरबीसी का अभाव होता है, रेड ब्लड कार्सेल्स लसिका में नहीं पाया जाता, वही डब्ल्यूबीसी इसमें पाया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी इसमें पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल का संवहन किसके द्वारा होता है। तो जल का जो संवहन है वो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम जो है जमीन से पानी को निकालता है और पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचा देता है, जिसको कंडक्टिंग या फिर संवहन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9th नंबर कह रहा है कि कार्बन स्वांगीकरण को हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। कार्बन स्वांगीकरण को हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश में इसको फोटोसिंथेसिस। तो कह रहे कि इसके लिए किसकी जरूरत है, तो क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो जितने भी हरे पेड़ पौधे यानी ऑटोट्रॉप्स है यानी स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे सभी सूर्य से प्रकाश लेकर के और वायुमंडल से CO2 लेकर के क्लोरोफिल की सहायता से जमीन से मिनरल्स और H2O लेकर के जो अपना भोजन तैयार करते हैं वो किस रूप में तैयार करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में तैयार करते हैं। क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में अपना भोजन वो तैयार करते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कार्बन स्वांगीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन क्रिया भौतिक क्रिया या रासायनिक क्रिया। अब पाचन क्रिया जो है रासायनिक क्रिया है। ठीक है, पाचन क्रिया है रासायनिक। पाचन क्रिया वैसे 2 तरह की होती है, एक भौतिक भी होती है और रासायनिक। जो मुंह में जितना कुछ होता है, जैसे भोजन को चबाना, कूचना, उसको आगे निगलना, ठीक है, ये सब भौतिक क्रिया है। जो एंजाइम जो होता है इसमें टाइलिन वो जो मिक्स किया जाता है वो कौन सी क्रिया हो गई, वो हो गई आपकी रासायनिक क्रिया। तो दोनों ही क्रिया साथ में चलती रहती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है और किसका पाचन करता है।
तो लार में देखिए टाइलिन नाम का एंजाइम होता है और वो स्टार्च का पाचन करता है और स्टार्च का पाचन करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है शर्करा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वसा का पाचन आहार नाल के किस भाग में पूरा होता है। तो वसा का जो पाचन है आहार नाल के वो ग्राड़ी में पूरा होता है। किस में पूरा होता है? ग्राड़ी में, डेडनम में पूरा किया जाता है उसको। एक डेडनम में इसका मंथन होता है। डेडनम में वसा का क्या होता है? मंथन। ठीक है, मंथन और इमल्सीकरण होता है। इमल्सीकरण जब होता है तो उसमें यानी कि एक लाइपेज नाम का एंजाइम होता है, लाइपेज नाम का एंजाइम होता है और ये इस वसा पर क्या करता है? रिएक्शन करता है। वसा पर रिएक्शन करने के बाद इसको पचाता शुरू कर देता है और जो पचा हुआ भाग होता है जो वसा का, ये वसा का जो पचा हुआ भाग है उसको हम क्या कहते हैं? वसा का पचे हुए भाग को हम कहते हैं वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है। वसा के पचे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? पूरी तरह संपूर्ण पाचन को हम कहते हैं वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। उसे पाचन 3 का ही बस होता है। किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है और फैट का पाचन होता है। बाकी विटामिन और मिनरल्स का पाचन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आहार नाल में कौन सी गति होती है? तो आहार नाल में क्रमानुकुंचन गति होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे कौन से रासायनिक यौगिक हैं जो पाचन एंजाइम के लिए आवश्यक है। तो वो पाचन क्रिया के लिए आवश्यक है, तो पाचन क्रिया के लिए एंजाइम आवश्यक है और एंजाइम जो है पाचन क्रिया को उत्प्रेरित करता है, बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमाशयिक पाचक रस का वह भाग जो भोजन के साथ आहार नाल में आए जीवाणु को नष्ट करता है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसको हम कहते हैं नमक का अम्ल। अब नमक का अम्ल क्या होता है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम नमक का अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो प्रो एंजाइम्स को क्रियाशील बना जाता है। जितने भी प्रो एंजाइम है जैसे प्रोपेप्सिन हो गया, प्रोरेनिन हो गया, इन सबको क्रियाशील हो जाए, ये प्रो एंजाइम्स कहे जाते हैं। ठीक है, प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट किया जाता है और फिर पेप्सिन जो होता है प्रोटीन्स पर क्रिया करके उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। और रेनिन, जैसा कि मैंने बताया, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट किया जाता है और रेनिन जो है दूध को फाड़ता है, दूध को फाड़ करके प्रोटीन को निकाल ले जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, थोड़ा सा और बता देता हूँ HCl के बारे में। HCl जो बैक्टीरिया जो माउथ से जाती है जो भोजन के दौरान, वो HCl जो है वो उन बैक्टीरियाओं को मार करके खाया जाता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अग्नाशयी पाचक रस का वह बीकर जो प्रोटीन पाचक के लिए आवश्यक है, तो क्या कहलाता है? वो ट्रिप्सिन है। ठीक है, क्या है वो? ट्रिप्सिन। चलिए अगला क्वेश्चन, वह पदार्थ जो कोशिकीय शोषण में समय जारण द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है। कोशिकीय शोषण, अभी कोशिकीय शोषण जो है आंतरिक शोषण कहलाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा, ये 2 तरह का होता है, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो है जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर तक, बॉडी के अंदर तक जाता है और कोशिका के अंदर नहीं जाता, कोशिका से पहले ही फिर वो बाहर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। और जो कोशिका के अंदर गया तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल, तो कोशिकीय शोषण उसको बोलते हैं। ठीक है, और कहता है कि क्या रिलीज होता है? तो ग्लूकोज रिलीज होता है। अब ये प्रोसेस 2 प्रोसेस में होता है, एक ग्लाइसिस होता है और एक क्रेब्स चक्र होता है। ठीक है, तो यहाँ जो ग्लूकोज है, अगर ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लूकोज पदार्थ को पायरुविक अम्ल में बदल दिया जाता है, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। जब ग्लूकोज को पायरुविक, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो है ग्लूकोज व ऑक्सीजन है। ग्लूकोज व ऑक्सीजन, इसका रिएक्शन कैसे होता है? तो रिएक्शन देखेंगे अगर, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या देखिए, 6CO2 प्लस 6H2O मिलकर के इसका अंतिम उत्पाद क्या करेगा? ग्लूकोज दे और ऑक्सीजन देता है। ग्लूकोज देता है C6H12O6 प्लस ये देता है ऑक्सीजन यानी 6O2। ये इसका जो है ये जो है आपका अंतिम उत्पाद हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के समय जल के प्रकाशीय विघटन को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं हील अपक्रिया। क्या कहते हैं इसको? हील अपक्रिया। इसको हील अपक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस हील अपक्रिया को हील नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था और यह केवल प्रकाश में ही यह अपक्रिया होती है।
ये दिन के उजाले में ही सूर्य के प्रकाश में यह क्रिया होती है। और ये अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि अब क्रिया होती कहाँ है। तो ये जो है जो प्लांट होता है, प्लांट का ये जो लीफ है, ये जो लीफ है, इस लीफ में पाया जाता है आपका ग्रैना। ठीक है, इस लीफ में पाया जाता है ग्रैना। उस ग्रैना के अंदर हरित लौह का जो ग्रैना होता है, उस ग्रैना के अंदर क्लोरोफिल की सहायता से ये रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें एडीपी से एटीपी में बदला जाता है, संचित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में ऊतक कोशिका व रुधिर के बीच गैसीय विनिमय किस माध्यम से होता है। तो ये होता है लिम्फ द्वारा। अभी क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ये लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ की अगर बात करें, ठीक है, तो जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं और ऊतक होता है, उसके मध्य में खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान में एक रंगहीन द्रव भरा रहता है, रंगहीन द्रव। ठीक है, रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ होता है जिसको हम लसिका या लिम्फ कहते हैं। सीधी सीधी अगर भाषा में कहें तो जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड, वो जब छन जाता है तो उसी छने हुए भाग को हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे काम होते हैं। काम मैं आपको डिटेल्स में जब आगे की वीडियो में बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पित्तरस का जो निर्माण है, पित्तरस का निर्माण वो कहाँ होता है। तो वो यकृत में होता है। शरीर के किस अंग में होता है। तो यकृत में होता है। अगला, रुधिर की कौन सी कणिकाएं ऑक्सीजन परिवहन में भाग लेती हैं। तो ये आरबीसी भाग लेती है। कौन सी। आरबीसी भाग लेती है, न कि डब्ल्यूबीसी भाग नहीं लेती हैं। डब्ल्यूबीसी जो है आपकी, इसको हम बॉडी का प्रहरी कहते हैं, प्रहरी, क्योंकि ये रोगों से हमें बचाती है और ये ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है। क्या। O2 कंडक्टिंग करता है। ठीक है, अगर आरबीसी की बात करें तो मैं कुछ क्वेश्चन और रख रहा हूँ। आरबीसी की बात करें तो अगर वोमेन की बात करता हूँ तो प्रति घन मिलीमीटर में वो 50 लाख होती है, प्रति घन मिलीमीटर में 50 लाख। वहीं अगर पुरुष की मैं बात करूँ, पुरुष की, तो ये प्रति घन मिलीमीटर में 55 लाख होती है। प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में 55 लाख उसकी संख्या होती है। और ठीक है, और वहीं डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी 6 से 10,000 होती है। ठीक है, प्रति घन मिलीमीटर में ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन परिवहन के समय बने अस्थायी यौगिक का नाम क्या है। तो ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। फिर बाद में ये अस्थायी होता है, टूट जाता है, टूट करके फिर हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। और उस हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड जो होता है रेड होता है, क्योंकि हीम नाम का एक प्रोटीन यानी रंजक होता है जिसकी वजह से ये रेड कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी शिरा ऑक्सीकृत रुधिर हृदय में लाती है। तो ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन का आंसर है फुसफुस शिरा। ठीक है, ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय में लेकर के आती है। अब पुरुषों के लिए 25 क्वेश्चन कर रहा है कि पुरुषों के लिए 1 मिली रुधिर में कितने रुधाड़ होती है। तो 55 लाख ये होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रुधिर की कौन सी कणिकाओं में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। तो लाल रुधिर कणिकाओं में यानी आरबीसी में ये केंद्रक और न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए सरल खाद्य अणुओं का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है। तो ये जो होता है आपकी छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में इसका अवशोषण हो जाता है। अब ये अवशोषण क्या होता है। तो अवशोषण की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए आहार नाल की एक छोटा भाग है, कौन सा, छोटी आंत। इस छोटी आंत में जो पचित भोजन है, पचित भोजन है, उसके जो अणु हैं वो विसरित होकर के रुधिर में पहुंच जाते हैं। इसको हम बोलते हैं अवशोषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो स्टोमेटा के द्वारा था। ये जो पत्ती है, इस तरह से मान लीजिए मैं पत्ती बना रहा हूँ। देखिए ये पत्ती है, ये पत्ती है, ये पत्ती है। पत्ती के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे असंख्य छिद्र होते हैं। इस छिद्रों को ही हम बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं। इसकी जो संरचना होती है आधे चंद्रमा के आकार की होती है, आधे चंद्रमा के आकार की होती है। और यहाँ पर बीच में जो होती है ना, इसके ये प्रोटेक्टिव सेल पाए जाते हैं जिसको हम रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। जब ये सनलाइट जो है, ये सनलाइट, ठीक है, सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ता है तो इसका मुंह जो है पूरे खुल जाता है और ये भोजन बनाना शुरू कर देता है। तब तक भोजन बनाएगी जब तक ये सनलाइट पड़ता रहेगा। और जब आवश्यकता से अधिक सनलाइट हो जाएगी तो ये अपना मुंह बंद कर देगा
अब बंद क्यों करेगा? ताकि वेपोराइजेशन न हो, वाष्पीकरण न हो, पानी जो है मेंटेन करके वो रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधे द्वारा अवशोषित जल की अतिरिक्त मात्रा का वाष्पीकरण किसके द्वारा होता है? तो ये भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है तथा अधिचर्म के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खनिज लवणों को जड़ किस रूप में ग्रहण करती है? तो आयंस के रूप में ग्रहण करती है। आयंस क्या होते हैं? तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, जो एटम्स के प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होते हैं उनके समूहों को हम कहते हैं आयन। जैसे के हो गया के पर प्लस, Cl हो गया Cl पर माइनस, Na पर प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपके आयंस कहलाते हैं। इसी रूप में जो जड़ें हैं इनको ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विधि को जिसके द्वारा पौधे मिट्टी से जल को सोखते हैं क्या कहलाता है? वो कहलाता है विसरण। क्या कहलाता है? वो विसरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा कणों के चारों ओर जल की पतली परत को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कोशिका जल कहा जाता है। ठीक, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अणुओं आयनों के अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करने को क्या कहते हैं? अधिक सांद्रता और कम सांद्रता, कंसंट्रेशन जिसकी हाई हो, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कहेगा विसरण। फॉर एग्जांपल जैसे इंक ले लीजिए आप, इंक को पानी में डालिए, इंक जो है हाई कंसंट्रेशन हो गया और पानी जो है आपका लो कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना विसरण कहलाता है। ठीक है, इंक जैसे ही डालेंगे, इंक बहुत गाढ़ा है, गाढ़े वाले को हम कहते हैं सांद्रता अधिक होती है, तो वो पानी की तरफ देखिएगा बहने लगेगा। नील डाल के भी चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी क्रिया में जल अर्धपारगम झिल्ली में से होकर कम सांद्रता वाला, आप देखिए लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाएगी ये। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो मूलरोमों द्वारा होता है। ये प्लांटों के जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका रस का परासरण दाब भूमि के परासरण दाब से अधिक होता है या कम होता है? तो इसका आंसर है अधिक होता है। खनिज लवणों का अवशोषण पौधे के किस अंग द्वारा होता है? तो मूलरोमों द्वारा होता है। पौधों में भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण करने वाले भाग का नाम बताइए? तो ये होता है आपका फ्लोएम। जो जब प्लांट में भोजन तैयार हो जाता है ऊपर जो सूर्य की किरणों द्वारा, तो ये भोजन को पूरे अंगों तक पहुंचाने का काम कर देता है। नीचे से जो लेके जाता है वो जाइलम होता है, ऊपर से जो लेके आता है वो फ्लोएम होता है। ठीक है, रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडीज कहाँ पाए जाते हैं? कह रहा है कि रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडीज कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं आपकी प्लाज्मा में। और प्लाज्मा की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो देखिए प्लाज्मा की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 90% जो होता है जल होता है और 10% जो होता है ऑर्गेनिक और प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाता है। ठीक है, जो प्लाज्मा में जो पचे हुए जो पोषक पदार्थ हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, वसा हो गया, ये प्रोटीन हो गया, हार्मोन्स हो गया, उत्सर्जित पदार्थ हो गया, एंजाइम हो गया, एंटीबॉडीज, ये सभी के सभी ये प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ये है संतरा। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है ये। ठीक है, विटामिन सी का सबसे बेहतर स्रोत इसे माना जाता है। किसको? तो संतरा को माना जाता है। ठीक है, अब विटामिन सी जो है पाया किस में जाता है? और इसके अलावा तो मैं बता देता हूँ, नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा, हरी सब्जियाँ और खट्टे रसीले फलों में पाया जाता है। ठीक, इसकी कमी से जैसा अभी देख रहे हैं स्कर्वी रोग यानी मसूड़ों से रुधिर का स्राव होने लगता है और भार में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणु का हमें लाभ होता है? जैसा कि मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस स्टार्टिंग में ही बताया, तो कुल 8 अणुओं का हमें क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस में C6H12O6, ठीक है, इसको बदल दिया जाता है पायरूबिक। किसमें? पायरूबिक अम्ल में बदल दिया जाता है। ठीक है, पायरूबिक अम्ल में बदल दिया जाता है। और यह जो पायरूबिक अम्ल में बदला जाता है, यह जो क्रिया होती है ये कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य में होती है, ये जो रिएक्शंस होता है कोशिका द्रव्य में होती है। और इसके बाद जो आगे की जो कार्रवाई है ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पल्मोनरी शिरा रुधिर कहाँ से लाती है? तो बाएं अलिंद से लेकर के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो अभी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों में पस आने लगते हैं इसकी कमी से। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन कंप्लीट हुआ और आपने देखा कुल 43 क्वेश्चन, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चंस हर सेशन में 40 से 50 क्वेश्चन रहेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और डे बाय डे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।